प्यार वो नहीं जिसमें जीत हो या हार हो। असली प्यार वो है जिसमें दूर रहकर भी एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में जिसका नाम है रिश्तों की डोरी। और मैं इस शो की होस्ट, आपकी दोस्त ममता कर्नाटक। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन पर। एक ऐसा रिश्ता जहां दो प्यार करने वाले भले ही एक दूसरे से मीलों दूर रहते हैं, पर उनके दिल एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि प्यार में एक पल की दूरी भी सदियों सी लगती है। और वहीं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो एक दूसरे को खास महसूस करवाना जितना मुश्किल होता है उतना ही ज़रूरी भी, ताकि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन इमोशनल डिस्टेंस रिलेशन न बन जाएं। तो आइए इस रिश्ते के हर आयाम पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बात करते हैं हमारी आज की गेस्ट शुभांगी वशिष्ठ जी के साथ। मैम, आपका हमारे शो रिश्तों की डोरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ममता जी। और इससे पहले कि हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। जिस रिश्ते में प्यार करने वाले दो लोग अलग अलग शहरों या देशों में रहते हैं, उस रिश्ते को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं। इस रिश्ते में दो लोग आपस में प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो जब चाहे तब एक दूसरे से मिल नहीं सकते। आज के समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आना जितनी आम बात है, उतना ही इस रिश्ते को निभाना मुश्किल भी है। लोगों में ये धारणा है कि दूरी की वजह से पार्टनर्स एक दूसरे को उतना वक्त नहीं दे पाते जितना एक रिश्ते को सींचने के लिए जरूरी होता है। इसके चलते रिश्ते में इनसिक्योरिटी की भावना भी होने लगती है। इसीलिए अक्सर इस रिश्ते की उम्र काफी कम होती है। ऐसे में अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वो अपने रिश्ते को कैसे बचाए, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो शुभांगी जी, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, तो मैं शुरुआत इसी सवाल से करना चाहूँगी कि आखिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस होते क्या हैं और क्या ये काम करते हैं? जी, तो अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात करूं या अपने समय की बात करूं, तब इतने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते नहीं थे, या होते भी तो थे तो तब होते थे जैसे कि कोई सोल्जर की वाइफ है तो वो वहाँ जाते थे, कहीं और उनकी पोस्टिंग होती थी, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते थे। बट अब क्योंकि इंटरनेट इतना आ गया है, तो मैं कहूँगी कि 90% लोग जो हैं अपने रिश्ते लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इंटरनेट पे बनाते हैं। तो 2-3 प्रकार के ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की कैटेगरीज होती हैं जो मैं बताऊंगी आपको। कि पहली होती है कि आप एक शादी हुई है आपकी या आपके हस्बैंड या वाइफ जहाँ पे कहीं बाहर जॉब करते हैं या बाहर कंट्री में जाते हैं, तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि जैसे कि आप स्कूल में कोई आपकी फ्रेंड बनी है, आपकी गर्लफ्रेंड बनी है या बॉयफ्रेंड बने हैं, तो स्कूल पास आउट के बाद वो पढ़ाई के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, तो वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आता है। और तीसरा होता है कि आप कभी भी उस पर्सन से मिले नहीं हैं, वो आपको ऑनलाइन ही मिला है, और तो भी हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और चौथा जो आखिरी है कि आप उस पर्सन को, वो आपका स्कूल फ्रेंड था और वो आप अच्छे दोस्त थे या मिलते थे इतना, पर अब जैसे आप एडल्ट हुए तो आपको इंटरनेट पे वो फ्रेंड मिलता है और फिर आपकी एक दोस्ती शुरू हो जाती है, तो वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आता है। तो ये 4 तरीके की कैटेगरीज हैं जहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखा जाता है। और आपने कहा कि क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल पाता है या कैसे रहता है, तो मैं कहूँगी कि जो सच है कि क्या है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, वो है कि हमारे अगर सच्चा प्यार है हमारे किसी पर्सन को लेके या किसी पार्टनर को लेके या फ्रेंड को लेकर, तो उससे दूरियां फिर मायने नहीं रखती हैं। और देखा गया है कि जो इतने करीब भी रहते हैं उनमें भी दूरियां आ जाती हैं।
जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं कि अब जो यंगस्टर्स हैं लिव इन में रहते हैं कि हम पहले साथ में रहेंगे और फिर देखेंगे कि रिश्ता कि हम रह चलता सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो वो भी एंड में कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ये नहीं मैटर करता कि डिस्टेंस है, मैटर करता है रिलेशनशिप कैसा है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसका कनेक्शन कैसा है। और कई बार दूरियां भी तो अहमियत का एहसास दिलाती है एक दूसरे से। जी, दूरियां अहमियत का एहसास दिलाती है, पर वो एक फिजिकल दूरी हो गई। बट मैं कहूँगी अगर आप दूर हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल स्तर पर आपका बॉन्ड ज़्यादा बनता है। बिकॉज यहाँ क्या होता है, जब हम करीब रहते हैं तो हम फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बट यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट भी आता है जो इमोशनल एस्पेक्ट है। तो मैं कहूँगी अगर दूर रहते हैं तो हमें एक इमोशनल बॉन्डिंग होना, मैं कहूँगी ज़्यादा ज़रूरी है एक रिश्ते में। ये सेकेंडरी मैं कहूँगी जो है फिज़िकल डिस्टेंस होगा। जो प्राइमरी रोल होना चाहिए वो हमारा इमोशन बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हमारी बॉन्डिंग कैसे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है। अगर उसमें सच्चा प्रेम है और कनेक्शन है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। तो मैम आप अपने अनुभव से ये बताइए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सही तरीके से कैसे चलाया जा सकता है? जी, तो अगर हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चलाना है तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। तो ये नहीं है कि बातचीत का मतलब कि आप 8-9 घंटे सिर्फ बात ही कर रहे हैं फ़ोन पर। तो क्वालिटी टॉक करना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी ना भी हो तो चलेगा जी, बट क्वालिटी टाइम। जी, तो फिर आपको बातचीत करना ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि आप किसी और तरीके से तो कनेक्शन बना नहीं सकते हैं। तो यही एक माध्यम है जिससे आपका एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक कनेक्शन किसी के साथ बन सकता है। तो पहला मैं कहूँगी कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इस कम्युनिकेशन को आप सेट कर सकते हैं कि हाँ, दिन में मैं कोई टाइम निर्धारित कर सकते हैं कि मैं सुबह बात करूंगा, या फिर एंड ऑफ द डे कि जब दिन ख़त्म होगा तब मैं पूरी बात करूंगा, ताकि मेरे पास है पूरे दिन में बताने के लिए, उनको शेयर करने के लिए कि मेरे दिनचर्या कैसी रही, क्या चैलेंज रहे, क्या अप एंड डाउन्स रहे। तो वो आप अपना रूटीन उनसे शेयर कर सकते हैं। दूसरा आता है कि हम इसके अंदर एक ट्रस्ट को बिल्ड करें, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है हर एक रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता करीब का हो या दूर का हो। दूर का हो। तो उसमें आपका बिल्ड करना ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है दूसरे पर्सन पे, कि हाँ, एक रिश्ते की एक फाउंडेशन होनी चाहिए जो कि है ट्रस्ट से। तो आप भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि रिश्ते में जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मैं इस रिश्ते में आया हूँ तो मैं कमिटमेंट है कि मैं अपना भरोसा दूसरे पर भी करूं और अपने आप पर भी भरोसा करूं अपने चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए। तो ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। पर अभी क्या होता है, जब हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आते हैं तो एक हफ़्ता बहुत अच्छा चलता है, हमें लगता है बहुत सही चल रहा है, मेरा इस पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, वो सारी मेरी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो हम इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, तो जितना जल्दी ग्राफ ऊपर जाता है उतनी जल्दी ग्राफ नीचे भी गिरता है। तो ट्रस्ट को क्या है, ग्रेजुअली बिल्ड करना चाहिए, एकदम से नहीं। क्योंकि ट्रस्ट क्या होता है, आप गेन करते हो, अपने एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा करते हो ताकि दूसरे को आपके ऊपर भरोसा बनने लगता है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि खाना को धीरे आंच पे बनाओ तो उसका स्वाद अलग ही रहता है। तो सेम ट्रस्ट भी वैसा ही है कि उसको आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप पर भी देखना है कि वो पर्सन कैसा है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स कैसे हैं, या उसको रिश्ते को देखने का नज़रिया कैसा है, या अपने आसपास के लोगों के साथ वो कैसा बिहेव करता है, कैसा रहता है, आगे के उसके गोल्स क्या है, क्या वो उनके सपने हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। तो ग्रेजुअली आप उस ट्रस्ट को बिल्ड करें। ये ना देखें कि एकदम से, क्योंकि सबको क्रेविंग होती है कि रिश्ते में जल्दी से हम कोई कमिटमेंट हो, बिल्कुल है ना, हम एक रिश्ते में आए जहाँ पे कोई हमें समझे, प्यार करे, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हम एक रिश्ते में आ जाते हैं, और उस जल्दबाजी में कभी कभी हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। स्पेशली मेरे ख्याल से जो रिश्ते ऑनलाइन ही बनते हैं, जहाँ हम एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, वहाँ ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जी, जैसे होता है ना, एक ऑनलाइन शॉपिंग के जैसे हो गया। हाँ। कि जब दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, हमें बाहर जब वो चीज़ घर में आएगी तो ना अपनी साइज़ की है ना सेम कलर है। जी, और उसकी क्वालिटी भी बिगड़ी हुई है। बिल्कुल। तो फिर इसलिए कि ये नहीं है कि ऑनलाइन फ्रेंड्स मत बनाइए या रिश्ता मत बनाइए, बट उसको थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज हर टाइम के साथ ही आप रिश्ते को जान पाते हैं।
उसको समझ पाते हैं कि ये रिश्ता क्या हम चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ इस रिश्ते से और दूसरा पर्सन भी क्या चाहता है इस रिश्ते से। तो बिल्ड करना ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और अगला मैं पॉइंट कहूँगी कि जो है कि नॉन जजमेंटल होना, क्योंकि हम एक धारणा बना लेते हैं कि जो दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं तो हमें लगता है कि उनका ऐसा रहा था या उनके जो डर थे या फियर थे, तो मुझे भी वो जजमेंट आने लग जाती है कि क्या वो सही कर रहा होगा, मेरे बारे में सोच रहा होगा या मेरे साथ लॉयल होगा कि नहीं होगा। तो उन जजमेंट्स को हमें कहीं ना कहीं ड्रॉप करनी है और ये सोचना है कि नए रिश्ते में मैं जा रही हूँ और मेरा रिश्ते को देखने का तरीका और दूसरों को देखने का तरीका भिन्न हो सकता है। तो उसको उस फ्रेशनेस के साथ लेके जाए हम और एक नई धारणा के साथ लेके जाए कि नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी इसमें। क्योंकि हर रिश्ते में क्या होता है, हमें लगता है हम जाते हैं तो हम किसी रिश्ते से पाने के लिए जाते हैं, बिल्कुल, है ना। वो पाना कुछ भी हो सकता है, वो प्यार हो सकता है, वो सपोर्ट हो सकती है, वो फ्रीडम हो सकती है, इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है, फिजिकल नीड्स को पूरे करने के लिए हम जाते हैं। बट अगर हम ऐसी धारणा से जाएंगे कि मुझे वहाँ से कुछ मिलेगा, तो हमें अपने आप को भी तैयार रखना है कि दूसरा भी हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ तो दूसरा भी उतना ही करेगा। तो हमें फ्रीडम देनी चाहिए ना उसको, हाँ या ना की। बट हम सोचते हैं वो जैसा मैं कह रही हूँ उसको वैसा ही चलना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अपने जजमेंट्स को हमें ड्रॉप करना है। और फिर आता है नॉन क्रिटिकल होना, कि क्रिटिकल हम हो जाते हैं। जैसे अगर कोई रिश्ते में जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे और मम्मी का रिश्ता है और वहाँ पे एक बच्चे ने कोई गलती कर दी है ना, और मम्मी को उसने बताया इस गलती के बारे में और उन्होंने कहा कि देखो, जो भी बोलना था उनको बोला कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें कहा था, देखना चाहिए था, ये सब कहा। तो क्या है, फिर अगली बार जो मदर होगी वो बहुत ही कॉशियस होगी और जब भी वो कुछ नई चीज़ करने जाएगा उसको बाद में हर बार वो रिमाइंड कराती हैं कि अरे फिर से वैसी गलती मत कर देना जो तुमने पिछली बार करी थी। दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत इजी होता है हमें, उनको पॉइंट आउट करने के लिए कि तुमसे ये गलती हुई थी, देखो तुम अब ध्यान रखना। या क्रिटिक्स हम दूसरों के प्रति या अपने प्रति भी करते हैं, क्योंकि अंदर हमारे भी एक सेल्फ क्रिटिक चलता रहता है कि रिश्ते को लेकर भी कि क्या मैं प्रूव कर पाऊंगी इस रिश्ते में, अपना बेस्ट दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, इस रिश्ते को मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं, कहीं मेरा भी अपने फ्रेंड के जैसे ना हो जाए, कुछ ब्रेकअप ना हो जाए, फियर ऑफ लूजिंग। हाँ, फियर ऑफ लूजिंग हो गया है। तो क्या है, कहीं ना कहीं मैं अपनी ही क्रिटिक्स में वो चल रही है और अपने आप को क्रिटिक करूंगी तो बाहर से तो वो क्रिटिक आएगा ही आएगा, क्योंकि हर रिश्ता एक प्रतिबिंब है ना, एक शीशे के समान है। तो जो आप सोचेंगे वो ऊर्जा जाएगी और वहीं से वो वापस आएगी। तो नॉन क्रिटिकल होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए ये कि हम कोई ना कोई एक पार्टनर बहुत डोमिनेंट हो जाता है और वो ऑर्डर के जैसे करता है कि अगर जैसे बोलते हैं ना, ऐसा नए फ्रेम्स आ गए कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम ये वाले कपड़े नहीं पहनोगे, तुम इंडियन कपड़े पहन के कॉलेज जाओगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम जॉब नहीं करोगे, तुम घर ही संभालोगे। तो क्या है, तो ये फिर सही मायने में प्यार नहीं है, क्योंकि लोगों को, यंगस्टर्स को अभी लगता है कि हाँ मुझे कोई प्यार करने वाला तो वो मेरे से बिछड़ ना जाए या छूट ना जाए, तो हम हर चीज के लिए तो हाँ हर बोल देते चीज हैं। के लिए तो ये सही प्यार नहीं है। अगर हम इसको पॉज लेके सोचें कि अगर वो ऐसी बंदिशें लगा रहे हैं और तो ये क्या है, ये फिर सही मायने में जो प्यार की डेफिनेशन है उसको प्रूव नहीं करता। प्यार ये नहीं है किसी को बांध के रखने में, प्यार ये है कि जिसमें फ्रीडम दी जाए दूसरे पर्सन को। प्यार वो है कि जहाँ पे जो दूसरा करना चाहता है उसको वो पूरी एक्सेप्टेंस के साथ, सपोर्ट के साथ हमें वो कहा जाए कि हाँ तुम ये कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। तो प्यार ये नहीं है कि सब कुछ साथ में ही करना, प्यार ये है कि तुम अपना भी देख सकते हो, जो तुम्हें पसंद है, जो मुझे नहीं है मैं नहीं करूँगा, या जो मुझे पसंद है वो मैं करूँगा। तो दोनों की अपनी एक चॉइस है। पसंद को सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना और ऑर्डर नहीं देना कि ये मैंने कह दिया तो ही ये प्यार प्रूव होगा। तो कोई वो आंकलन नहीं है जहाँ पे आप प्रूव कर रहे हो अपने प्यार को इन भौतिक चीज़ों को करके। तो प्यार इससे और गहरा है। ये चीज़ें तो सेकेंडरी मैं कहूँगी आएंगी। रिश्ते में रिस्पेक्ट करना
और ये नहीं है कि तभी प्रूव होगा प्यार कि जब जो कंडीशन रखी होगी उसको मुझे पूरा करना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। तो शुभांगी जी, जैसे अभी आपने कहा कि रिश्ते में एक पार्टनर डोमिनेंट हो जाता है, तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भावनात्मक स्तर पर अत्यधिक जुड़ जाना या पॉसेसिव होना ठीक है या नहीं? जी, तो देखिए, अगर हम किसी रिश्ते में ओवर कर रहे हैं, है ना ही ओवर करना है ना ही हमें अंडर करना है, हमें एक संतुलन बना के चलना है। तो जहाँ हम ओवर कर रहे हैं या पॉसेसिव हो रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, तो उसके पीछे के 2-3 कारण हो सकते हैं। क्योंकि क्यों पॉसेसिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, तभी मैं उस पर्सन के लिए या उस वस्तु के लिए पॉसेसिव हो रहा हूँ। क्योंकि अभी हमें लगता है कि जहाँ मेरी नीड पूरी हो रही है, मेरी डिज़ायर पूरी हो रही है, तो अगर वो पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, या मैं उस लोनलीनेस को नहीं फेस कर पाऊँगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा फियर है सबको कि अकेले रह जाऊँगा, है ना। क्योंकि सब फिट इन होना चाहते हैं कि हमारा भी कोई रिश्ता हो, मुझे भी कोई एक्नॉलेज करे, मैं भी बात करूँ। तो सबको डर है अकेलेपन से। तो उस अकेलेपन को ना महसूस करने के लिए हम इतने पॉसेसिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें इनसिक्योरिटी है, हमें डर है कि कहीं वो पर्सन मेरे से कहीं और किसी के साथ बात ना कर ले, किसी और के साथ ना चला जाए। तो हम क्या करते हैं, उस पॉसेसिवनेस को, जो इनसिक्योरिटी नीचे छुपी हुई है, ऊपर उसको नाम दे देते हैं पॉसेसिवनेस का। और पॉसेसिवनेस क्या होती है? कंट्रोल करना किसी को, कि तुम कहाँ जा रही हो मुझे बता के जाना है, कब घर पहुँच रही हो बता के जाना है। तो पेरेंट्स भी बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा आप देखेंगे कि बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, एकदम पेरेंट्स के अंदर शिफ्ट आ जाता है। जो पहले इतने केयरिंग नहीं थे या फिर जो इतना उसके बारे में पूछते नहीं थे सवाल, उनके अंदर एकदम से वो सवालों का पिटारा खुल जाएगा। कहीं ना कहीं वो भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बिल्कुल, दूर हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी इनसिक्योरिटी बता रहा है, जो उनकी उन्होंने विचारधारा बनाई हुई है कि अगर ये बाहर चला गया तो कुछ गलत कदम ना उठा ले, गलत संगति में ना चला जाए, या जो वो डिसीजन लेगा क्या वो सही होंगे, वो क्या कर रहा है यहाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं उससे हर बार पूछूंगा, जब स्कूल के लिए निकलो या कॉलेज के लिए निकलो, मुझे बता के निकलना सुबह क्या क्या क्लास है, कितनी क्लास है। तो जितना आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना वो जन आपसे दूर होता जाएगा। क्योंकि हर रिश्ते में एक स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको जोड़ के या बांध के रखेंगे तो उसकी भी एक लिमिट टूट जाएगी और वो कहेगा बहुत हो गया, अब इस रिश्ते को मुझे लगता है ख़त्म करना चाहिए। पर शुभांगी जी, जैसे अभी आपने इनसिक्योरिटी के लिए कहा, बार बार आपने यही कहा कि इनसिक्योरिटी की वजह से ही ये पॉसेसिवनेस आ रही है, तो ये बहुत आम चीज़ नहीं है। जब हम करीब भी होते हैं एक दूसरे के, तो भी हम इनसिक्योर फील करते हैं रिश्ते में। तो जहाँ हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ तो इनसिक्योरिटी एक बहुत ही आम चीज़ है। मतलब एक दूसरे के साथ हम रोज़ मिल नहीं पा रहे हैं। चलो आज टेक्नोलॉजी है तो शायद हम फेस टू फेस एक दूसरे को वीडियो कॉल पे देख सकते हैं, बट फिर भी वो फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो सकती, हम मिल नहीं पाते। तो इनसिक्योरिटी होना बहुत एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, तो उससे कैसे निपटे? तो इनसिक्योरिटी की अगर बात है तो हमें देखने की ज़रूरत है कि इनसिक्योरिटी की रूट कहाँ पर है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो मेरे साथ बचपन में या स्कूल में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे मुझे इनसिक्योर फील कराया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा सेफ नहीं फील कर पा रहा, उस वजह से हम कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी को फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वहाँ पे उसको हमेशा उसकी मिस्टेक्स पे या उसको बुली किया जाता है, उसकी मौकरी, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो क्या होता है, उसको ये डर बैठ जाता है, उसको सेफ फील नहीं होता। तो फिर वो जो भी चीज़ करेगा, चाहे वो रिश्ते में जाए, चाहे वो जॉब में जाए, हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी कि अरे फिर से कोई मेरी गलती या मेरी कोई टांग ना खींच ले। तो वो एक सबमिसिव टाइप में बन के रह जाते हैं। या तो दोनों चीज़ें हो सकती है, मैं कहूँगी, या तो सबमिसिव बन जाएंगे कि कोई मुझे देखे मत, ऐसा रहेगा कि वो जैसे कॉर्पोरेट में भी जाएंगे तो पता भी नहीं होगा कि वो इंसान यहाँ जॉब करता है, क्योंकि वो साइलेंटली आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। क्योंकि वो भी इनसिक्योरिटी की वजह से, वो भी इनसिक्योरिटी की वजह से है। क्योंकि उसको लगता है कि जैसे बचपन में क्या हुआ था कि स्कूल में सब मुझे ही पॉइंट आउट करते थे
तो मैं तो- दिखूं ही नहीं कि कोई हाँ। पॉइंट आउट करे। कि अब मेरे को सेफ कब फील होता है कि जब मेरे को कोई देखे नहीं, कोई मेरे से बात नहीं करे। तो उन्होंने अपनी एक विचारधारा बना ली कि मुझे अब कुछ बोलना नहीं है और ऐसे रहना है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। तो उस शेल में चले जाते हैं। और दूसरा, इसके जो ओवर हो जाते हैं, जो जिनके साथ ऐसा हो, तो वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि कोई उनके ऊपर पॉइंट आउट तो करके देखे तो वो जैसे Blast. देवी के 10 हाथ होते हैं वैसे ही वो उनके 10 हाथ निकल आते हैं कि कैसे तुमने मुझे बोला, और उस पे डिफेंड करने लग जाते हैं। और वो डिफेंड क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो भीतर छुपी हुई इनसिक्योरिटी है, इसकी वजह से वो डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो ओवर करते हैं चीज़ों को। क्योंकि मैं जब ओवर करूँगा तो कोई फिर मेरी वीकनेस को पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो हम कहीं ना कहीं ओवर और जो अंडर करते हैं उसके पीछे की कोई इमोशन छुपा है जिसको मैं फेस नहीं करना चाहता। जैसे कि इनसिक्योरिटी को मैं फेस नहीं करना चाहता जो मेरे साथ हुआ था, तो इसलिए पहले कोई बोले तो मैं उधर से पहले ही अपना हथियार उन पर डालना शुरू कर दूं, ब्लेम करना शुरू कर दूं, उनकी गलतियां उनको पहले बताने लगूं। तो क्या है, हम हर रिश्ते में या फिर जब भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी के नीचे छुपी हुई कोई इमोशन है जो मैं इसलिए ओवर और अंडर कर रहा हूँ, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये आ सकता है कि जब आप अपने माँ के गर्भ में थे, वहाँ से भी इनसिक्योरिटी हमें फील होती है, क्योंकि आप आए हो एज अ फीमेल, और जैसे मैंने बात करी थी पहले भी कि माँ को जैसे एक मेल चाइल्ड चाहिए, तो फिर वो सारी चीज़ें उसमें जा रही हैं, तो उसको फिर सेफ नहीं फील होगा। उसको लगेगा मैं यहाँ पे क्यों हूँ, या ये धरती पे मेरी ज़रूरत नहीं है, या धरती पे मैं आया ही क्यों हूँ। तो वो सेफ जगह बनाने के लिए अपने आप को कभी भी बिलोंग नहीं कर पाएगा। बिलोंगिंग हमेशा मिस होगी। हमेशा उसको लगेगा कि मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। चाहे आप जितना भी उसको प्यार दे दो, उसको हमेशा कम ही लगेगा, या उसको इनसिक्योरिटी लगेगी कि मेरे से कहीं छीन ना ली जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट डले थे कि तुम्हारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तुम ऐसे ही आ गए, या हमें कोई और चाहिए था। उस सेल्फ वर्थ कम हो जाती है सेल्फ, हाँ बिल्कुल, सेल्फ वर्थ पे हम ले जाते हैं। हर चीज़ कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ पर आ जाती है कि सेल्फ वर्थ नहीं लगती तो हम फिर वही अपने रिश्तों में, अपने कामों में, या जिनसे भी हम इंटरैक्ट करते हैं, हमें वही विचारधारा से हम बनते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसकी जड़ कहाँ है इनसिक्योरिटी की, और वहाँ से उस पर काम करने की ज़रूरत है। सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। तो ये तो लेकिन रीज़न हो गए कि इनसिक्योरिटी के रीज़न, जी समझो हमने जान लिए कि इनसिक्योरिटी के ये रीज़न है, चाहे वो हमें हमारी माँ के गर्भ से मिला हो, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट से मिला हो। जी। लेकिन फिर अब हमने समझ लिया कि इनसिक्योरिटी कहाँ से आई, पर इसको डील कैसे करें, इसको दूर कैसे करें फिर? जी बिल्कुल। तो जब अब समझ आ गया है कि अच्छा ये यहाँ से सबसे पहले मुझे इनसिक्योरिटी फील हुई थी, ये पहली दफ़ा नहीं है कि मुझे रिश्तों में इनसिक्योर फील हो रहा है, ये पहले भी मैं महसूस कर चुकी हूँ इस इनसिक्योरिटी को। तो मुझे उस मेमोरी पर जाना है जहाँ सबसे पहले मैंने इनसिक्योरिटी को फील किया हो, क्योंकि वो जड़ है ना। जैसे पेड़ की जड़ है, अगर वीड लग गया पेड़ में कोई, तो हम क्या एक ब्रांचेस को काट देते हैं, बट फिर वो निकल आते हैं ब्रांचेस वैसी। अगर हमें उसको ठीक करना, उसको जड़ से ख़त्म करना होगा। तो जड़ कहाँ है कि शायद वो बचपन में हो, स्कूल टाइम में आपका स्कूल ट्रॉमा इतना रहा है तो आपको इनसिक्योरिटी है, या फिर बचपन में आपके मम्मी पापा ने जब आपकी परवरिश हुई तो आप इनसिक्योर फील करते थे। जैसे इनसिक्योरिटी का और उदाहरण हो सकता है कि जैसे रिश्तों में कोई छोड़ के चला गया आपको बार-बार, बिल्कुल, कि आपके मम्मी पापा का डिवोर्स, सेपरेशन हो गया, तो आपको लगता है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं कि कोई दूर जाएगा तो वो हमसे दूर हो जाएगा, या एक पेरेंट को आपने खो दिया है तो भी आपको इनसिक्योरिटी लगती है कि कोई भी अचानक से ऐसे, मेरी मम्मी की हेल्थ इशू और वो छोड़ के चली गई, तो इनसिक्योरिटी है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है, तो वो डर है, तो उसी डर से मैं जीने लग जाऊंगा। या फिर माँ के गर्भ में वैसे वो आ रहा है। तो जब आप उस प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ लेते हो, फिर आप उसको ठीक कर सकते हो। तो अब इसको डील जब हमें पता चल गया कि वहाँ से है, तो अपने आप को ये बताना कि वो पास्ट था, वो बीत चुका है। तो जो मैंने विचारधारा बनाई है, तो उस विचारधारा को जो लिमिटिंग है हमारे बिलीफ सिस्टम, उसको मुझे रिलीज़ करना है, कि लेट गो करना है, कि ठीक है मैं इस विचारधारा को, ये मेरे साथ हो गया, पर अब इसका प्रभाव नहीं, अब मैं कुछ अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ।
मैं अब जीवन में सेफ फील कर सकता हूँ। और फिर आप देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सेफ फील होता है, आप उसके पॉइंट्स बना सकते हैं कि जहाँ पे जब मैं किसी के साथ समय व्यतीत करता हूँ तो मुझे सेफ फील होता है, जब कोई मेरी बात सुनता है मुझे सेफ फील होता है। तो अपने आप को रीअश्योरेंस करना कि मैं सेफ हूँ और ये अर्थ एक सेफ प्लेस है मुझे यहाँ रहने के लिए। तो अपने आप को एफर्म करना, बार बार बताना कि मैं सेफ हूँ, मैं सेफली अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ओपनली अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप में, ये ओपन एंडेड रिलेशनशिप में ऐसी बात ही नहीं करते हैं। हम अपनी जो शैडो है उसको हमेशा दबा के रखते हैं कि अच्छा हम बताएं दूसरे को ताकि हमारी छवि अच्छी बने। अगर हम ऐसा कुछ बताएंगे तो वो दूर हो जाएंगे। मैं कहूँगी वो दूर नहीं, वो और गहरा आपसे जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अगर वो रिश्ता सच्चा है तो बिल्कुल, अगर वो सच्चा है तो वो भी समझ पाएंगे आपकी इनसिक्योरिटी को, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है। तो हमें उससे बात करके हम आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं या डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी इनसिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। तो मैम, जिस तरह आपने बात की इनसिक्योरिटी की, तो एक प्रॉब्लम हम और फेस करते हैं एक्सपेक्टेशंस पर। जब हम सेम शहर में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो फिर भी हम एक्सपेक्टेशंस को कुछ हद तक पूरा कर पाते हैं एक दूसरे की। पर जहाँ हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करना ज़रूरी होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में? जी, तो एक्सपेक्टेशंस की जैसे आपने बात करी, तो मैं कहूँगी कि एक्सपेक्टेशन जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं। बट ये मुमकिन तो नहीं है। ये मुमकिन है, यही एक धारणा जो हमने बना ली है, क्योंकि हमें लगता है एक्सपेक्टेशन तो हर रिश्ते में होती ही है और हमें उससे चलना ही है। अगर आप कह रहे हैं कि होती है, ठीक है, मैं कह रही हूँ, अगर आपने कहा कि होती है तो अगर हम इसी को लेके चलते हैं कि आपने कहा एक्सपेक्टेशन तो होती है, जैसे अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें कि दूसरा भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखेगा और दूसरे को फ्रीडम है उस एक्सपेक्टेशन को पूरी करने में और ना पूरी करने में। राइट। पर हम कहाँ अटक जाते कि अगर मैंने एक्सपेक्ट किया है तो उसको वैसा ही करना है। अगर वो नहीं करता तो हमारा दिल टूट जाता है, फिर हमें लगता है ये रिश्ता ही सही नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि दूसरा जन तो मेरी पूरी कर रहा है, वो अभी आपको लग रहा है। पर जैसे ही आप उसके साथ रहने रखते हैं, एक छत के नीचे आते हैं, जब 24/7 रहते हैं किसी रिश्ते में, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं कब तक एक्सपेक्ट करूँगा या मैं भी कब तक उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करूँगा। तो कभी भी किसी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए, मैं कहूँगी। अगर होएगी एक्सपेक्टेशन तो वो आपकी टूटेंगी, क्योंकि आपने ये सोचा है कि वो ऐसे ही बिहेव करेगा या आप अपने पार्टनर को बदलना चाहते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी और वो नहीं बदलना चाह रहा, तो आप कब तक उसको कोशिश करेंगे कि बदले। वो नहीं बदल रहा तो ये रिश्ता छोड़ दो, कोई और रिश्ते में चले जाओ। तो क्या है कि हम यही कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या मैं कहूँगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात हो। किसी भी रिश्ते की अगर बुनियाद एक्सपेक्टेशन से है तो मैं आपको कह रही हूँ 200% वो रिश्ता चलेगा ही नहीं। अगर आपने उसकी बुनियाद एक्सपेक्टेशन से शुरू करी है तो एक्सपेक्टेशंस को हमें ड्रॉप करनी है, तभी आप रिश्तों में अकाउंटेबिलिटी लेते हो अपने जीवन की और अपनी। आपको सबसे पहले आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि नहीं, जो मेरी नीड्स है मैं उसको खुद पूरी कर सकता हूँ। जी, हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए हमें दूसरों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों हम रिश्ते में किसी को नीड्स और ज़रूरतों के लिए जा रहे हैं? क्यों नहीं हम उस रिश्ते में जाते कि हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशी को शेयर करें, है ना? या फिर हम इसलिए रिश्ते में जाते हैं कि ये इंटेंशन से कि हम कैसे और ग्रो कर सकते हैं इस रिश्ते में, कैसे वो ग्रो हो सकते हैं और कैसे मैं ग्रो हो सकती हूँ। डोंट गो थ्रू रिलेशन, ग्रो थ्रू रिलेशन। यस, ग्रो थ्रू रिलेशनशिप। ये नहीं है कि हाँ, हम क्या कमाया मैंने इस रिश्ते से, कितनी चीज़ें मुझे मिली इस रिश्ते में, बैंक में अकाउंट में कितना पैसा रहेगा, वो नहीं दिखाते आपकी रिलेशनशिप का बॉन्ड। आपका रिलेशनशिप का बॉन्ड अगर मैं कहूँगी तो वो दिखाता है कि इमोशनल बॉन्डिंग कितनी है, आप दूसरों की फीलिंग्स को कितना रिस्पेक्ट करते हो,
म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हो एक दूसरे की जन को, कैसे आप छोटी या बड़ी चीज़ों के लिए एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुल फील करते हो। तो ये फाउंडेशन होनी चाहिए रिश्ते की, जो हमें निर्धारित करनी है, ना कि ये कि हम एक एक्सपेक्टेशन से जाएं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है जहाँ पे हमें एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसकी ड्रीम्स क्या है, उसकी क्या वो जीवन में अचीव करना चाहती है, उसका पैशन क्या है, उसमें मैं कैसे सहयोग दे सकता हूँ, वो देखने की ज़रूरत है, ना कि ये कि मैं इससे कैसे लूँ। देने के भाव से रिश्ते में जाना चाहिए, ना कि लेने के भाव से। पर जब आप देने के भाव से जाते हैं उस रिश्ते में, तो आप पूरे अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाते हैं कि हाँ, मेरे को अपना 100% देना है, तो इतनी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि दूसरा मुझे कितनी परसेंटेज आएगा। अगर वो एक्सपेक्टेशन से आप दे रहे हो तो वो टूटेगी या फिर वो पूरी नहीं होगी। कोई भी ऐसा जन नहीं है जो आपकी पूरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके, और वो अगर आपको पूरा करनी है अपनी ज़रूरतों को, तो वो खुद आप ही हो जो अपने नीड को पूरी कर सकते हो। कोई और इस जीवन में नहीं पूरी कर सकता है। तो इससे चलेंगे हम निर्धारित करके अपने रिश्ते को कि जहाँ हम देने के भाव से जाएं और अपना 100% दें और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जाएं, तो वो रिश्ता हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत लंबा चलेगा। तो आपने जैसे अभी बात की सहयोग की, जी। तो फिर वही बात आती है कि जब हम साथ रहते हैं तो सहयोग दे पाना एक दूसरे को बहुत आसान हो जाता है। जी। पर जब हम अपने साथी से दूर होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में होते हैं, तो एक दूसरे को कैसे सहयोग दे सकते हैं? जी, तो देखिए कि आप किस तरीके से, क्या क्या वेज से आप सहयोग कर सकते हैं अपने पार्टनर को। जैसे कि हो गया, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो आप कहीं बाहर जॉब करते हैं और वाइफ आपके बच्चों को वहीं संभाल रही हैं, क्योंकि स्कूल वो बदलना नहीं चाहती, यहाँ पे वो सेटल इन है, फिर से नई शुरुआत होगी, तो वो वहाँ रह रही हैं। तो आप देखिए कि दिन में जो टास्क है कि क्या क्या है जो मैं भी वहाँ बैठ के कर सकता हूँ, कैसे मैं सहयोग कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे कि छोटे काम से शुरुआत कर सकते हैं कि आप घर में देख रहे हैं कि अच्छा, बच्चों की आपने कैलेंडर बनाया हुआ है कि बच्चों की फीस इस टाइम जाती है, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। या फिर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे यहाँ पे कोई और हेल्प की, तो आप देखिए कि कैसे उनको और कंफर्टेबल आप बना सकते हैं कि उन जैसे वो रह रहे हैं और इतना कुछ आपकी वाइफ कर रही हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम आई लव यू तो बोल देते हैं कि अच्छा, थैंक यू बोल देते हैं, आई लव यू बोल देते हैं, बट मैं कहूँगी उस आई लव यू को और थोड़ा एलैबोरेट करिए। ये बताइए कि क्यों आप प्यार करते हैं, क्या उनकी एक खास चीज़ है जिसकी वजह से आप उससे प्यार करते हैं। बेसिकली अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करना। जैसे कि आई लव यू हम बोल देते हैं कि अच्छा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट प्यार करता हूँ उसके पीछे की क्या भावना या क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उन्हें प्यार करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे पसंद है जब तुम एक चैलेंजिंग सिचुएशन को इतनी कामली हैंडल करती हो, तो मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। यानी फिजिकली हम भले ही साथ नहीं हैं, बट हम अपने इमोशनल जेस्चर से उनको सहयोग कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि कैसे तुमने आज पूरा दिन इतने अच्छे से मैनेज किया कि तुमने बाहर भी देखा, बच्चों को भी स्कूल से पिक किया, उनको ट्यूशन भी भेजा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी उनको वहाँ लेकर गए, वहाँ पे बैठा वो डांस सिंगिंग कर रहे हैं या कोई थिएटर में है, कहीं पर है, तो क्या कितना कुछ वो मैनेज कर रही हैं, खाना भी बनाया, ये भी करा, तो इतने एफर्ट्स तुम दे रही हो, वो मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ताकि उनको लगे कि हाँ, सच में आप एक एक्नॉलेज करो एक जेन्युइन चीज को। क्योंकि लव यू कह देना, एक टाइप कर देना बहुत इजी है ये 3 वर्ड, बट आप उसकी गहराई में जाके उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो एक एक्स्ट्रा आपका एक इमोशनल बॉन्ड बनेगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, ये चाहे वहाँ पर है पर ये नोटिस कर रहे हैं, इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं कि चलो हम एक चैलेंज लेते हैं ना, कि तुम भी रोज़ सुबह उठ के, जैसे कि अगर कोई हेल्दी रूटीन लेकर आना है अपने जीवन में, तो आप दोनों डिसाइड करिए कि रोज़ सुबह 7 बजे मैं तुमको उठाऊंगी, तुम भी उठाओगे, हम दोनों आधा घंटा वॉक कर आएंगे, है ना। तो वॉक करने के बाद फिर हम बात करेंगे कि तुम्हें कैसा लगा।
तो एक रूटीन भी बन रहा है, आप दोनों एक चीज़ एक साथ भी कर रहे हो और फिर उसके बारे में शेयर भी कर रहे हो। तो जैसे कि वॉक हो गया, दूसरा हो सकता है कि कोई किताब पढ़ना, कि मैं भी ये किताब पढ़ रहा हूँ, तुम भी ये किताब पढ़ो, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि क्या है, हम एक दूसरे को ग्रो भी कर रहे हैं। सिर्फ वही डेली रूटीन की बात नहीं है, इससे एक्स्ट्रा भी आप क्या कर रहे हो वो भी एक सहयोग देता है कि हाँ, आप वॉक कर रहे हो, एक हेल्दी रूटीन में आ रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। और आप कह सकते हो कि क्यों ना हम दोनों रोज सुबह उठ के मेडिटेट करा करें, मैं भी यहाँ पे 1 घंटा करूँगा, तुम भी करो, और फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन और में टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो गई है कि हम बहुत चीजें साथ में भी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइन अब इतनी सुविधा है, वीडियो कॉल, आप दोनों म्यूजिक दोनों लगा के और दोनों इकट्ठे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, या किताब भी पढ़ सकते हैं कि चलो मैं सुनूंगा तो मैं एक चैप्टर पढ़ना, या जब अगली बार मैं पढ़ूंगा तो तुम सुनना, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में हमने क्या सीखा। या हम लॉन्ग डिस्टेंस रहकर इस रिश्ते को और कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैसेजेस करना और थोड़ा क्रिएटिव होना रिश्ते में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से हमारी क्रिएटिविटी भी बहुत मैटर करती है कि हम उस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप अपना क्रिएटिविटी क्या है कि आप अपना तड़का लगा रहे हो, तड़का लगा रहे हैं। जैसे हम अगर दूर रह रहे हैं तो अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो तैयार होकर वीडियो कॉल करके सामने वाले को दिखाना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो भी एक फील ही देता है ना कि आपको आप पास हाँ, हो। कि एक कनेक्शन बनाता है आपको, आप क्योंकि उनकी एडवाइस को लेना चाह रहे हैं अपने जीवन में, उनके डिसीजंस को भी लेना चाह रहे हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। या फिर जो आपके, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके वहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और आपके हस्बैंड दूर है, उनको पता है कि इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, तो वो एक मैसेज कर सकते हैं कि तुम बहुत अच्छा दोगी, मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगी, और जब हो जाए तो मुझसे बात करना कि कैसा रहा वो। तो क्या है कि आप एक इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो कि हाँ, मैं चाहे दूर हूँ पर मुझे पता है जीवन में क्या चल रहा है और कैसे मैं भी उस इन्वॉल्वमेंट का पार्ट बन सकता हूँ। तो अगर आप दिमाग में सोच लेंगे कि ये तो दूर है, कुछ नहीं कर सकते, एक फिजिकल डिस्टेंस को ही हम देखते रहेंगे, तो हम इमोशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ना होने पे ज़रूरी नहीं कि तीनों ही नहीं होंगे, तो तीनों पे फोकस करेंगे तो अपने आप वो फिजिकल भी हो जाएगा। कभी कभी सरप्राइजेस दे सकते हैं, वो आके मिल सकते हैं वीकेंड पर, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वो क्वालिटी टाइम देखें। इन सब चीज़ों को देख के आप अपना प्लान कर सकते हो। और थैंकफुली हम इस जनरेशन में हैं कि टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो गई है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दूर रह कर भी, जी, थ्रू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने टेक्नोलॉजी के सही उपयोग की बात की, जी, तो जैसे जो यंग कपल्स हैं पर दूर रह रहे हैं, तो सेक्सटिंग कितना महत्वपूर्ण है इस रिश्ते में? जी, देखिए, अगर मैं सेक्स की बात करूं या सेक्सटिंग की बात करूं, ये एक पार्ट है हमारे जीवन का, पर ये पूरा पार्ट नहीं है। हमें लगता है कि यंगस्टर्स या जो आगे की जनरेशन आने वाली है, उनको लगता है यही एक रिश्ते की बुनियाद है और यही सब कुछ है, हमारा फोकस ही उस पर रहता है। पर वो एक पार्ट है, वो पूरा जीवन या रिश्ता नहीं है जिस पे आप देख रहे हो। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर हम उसी को मेन फोकस लेके चलेंगे तो हम रिश्ते को और लंबा नहीं लेकर जा सकते। क्योंकि अगर आप देखो कि अगर कोई बुज़ुर्ग आप देखें कि जो गार्डन में बैठा है, हाथ पकड़ के बैठा है, किसी ने एक पे कंधे पे सिर रखा हुआ है, तो जब आप उसकी छवि वो देखोगे तो आपके अंदर कैसे इमोशन आएंगे, आपको क्या लगेगा? भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं। हाँ, कि कहीं ना कहीं क्या है, ये फिजिकल चीज़ तो कहीं ना कहीं फेड हो जाएगी, समय के साथ फेड हो जाएगी, और उसको होना ही है, जो कि ये ट्रूथ है, चेंज है, बदलाव है जो हमारा शरीर लाता है। तो अगर ये प्रायोरिटी पर है हमारे, अगर हम सोचे कि यही सब कुछ है, तो ये तो फेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो फिर बुजुर्ग हो जाएंगे, उनके मुंह पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, उनकी स्किन ढिलक जाएगी, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? यानी प्यार में आकर्षण नहीं, समर्पण होना चाहिए। बिल्कुल, समर्पण होना चाहिए, और पूरी तरीके से समर्पण। आकर्षण एक पहला पार्ट है कि ठीक है कि आपको वो फिजिकली देख के एक अट्रैक्शन फील हो रही है, पर ये नहीं है कि उसी अट्रैक्शन को लेके आप इतने पॉजेसिव और ओवर हो जाओ कि आपको सिर्फ वो ही दिखे और कुछ दिखे ही ना। क्योंकि एंड में क्या रह जाएगा, जो बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं उनके क्या है, वो भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं,
एक हाथ पकड़ना ही हमें इतना अच्छा लगता है और हमें लगता है वाओ, अगर मैं भी हूँ ना, मैं भी ऐसे ही चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड या मैं ऐसे बैठे पार्क में, हम वॉक करें साथ में व्यतीत करें टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो हमें इमोशनल एस्पेक्ट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म चलेंगे। जी फिजिकल वाली चीज़ों में अगर हम जाएंगे तो फिर हमारा अपने आप को लेकर भी बहुत प्रेशर बढ़ जाता है कि हम हमेशा अच्छे दिखने की कोशिश जी करते हैं, जो जी। हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अप्रूवल, हर चीज़ के ना पीछे Approval, जाना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई नीड है हमारी, या कोई ऐसा इमोशन है जो छुपा हुआ है जिसको मैं पाना चाह रही हूँ दूसरों से। फिर हमें ये डर हो जाएगा कि अगर मैं कल को अच्छी नहीं दिखूंगी तो शायद उसका प्यार कम हो जाएगा। हाँ, प्यार कम नहीं हो जाएगा, हमें डर है कि फिर वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा या मेरे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा अगर मैं सुंदर नहीं दिखूंगी, मैं किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, तो मैं जीवन को जीऊँ, मैं तो अकेली रह गई, राइट। मैं तो फिर अकेली रहेगी, मैं जीवन कैसे व्यतीत, क्योंकि अकेलापन हमारे लिए बहुत बॉदर करता है। पर मैं कहूँगी जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो हम इस अकेलेपन को ही प्यार मान लेते और हैं। हम इस अकेलेपन को ही पाना चाहते हैं बिल्कुल, basically। कि अपने साथ बैठना, अपने आप को जानना कि मेरी क्या इनसिक्योरिटी है, मेरी क्या विचारधारा है, इस रिश्ते में मैं जा रही हूँ तो मैं किस भाव से जा रही हूँ, किस इंटेंशन से जा रही हूँ, ये देखना ज़रूरी है। जब आप ये देखोगे, मैं कहूँगी आप 200% अपने जीवन में दे पाओगे, अपने रिलेशनशिप में दे पाओगे। तो इसको देखने के तरीके से जब आप अपने आप को समझेंगे, आप दूसरे को बेहतर समझेंगे और रिश्तों को बेहतर समझेंगे। क्योंकि जब आप अपने शूज़ में तो खड़े होके हम देख लेते हैं, बट दूसरों के शू में आके देखना ही सबसे बड़ी बात है कि उनको कैसा लगेगा। जब मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे कैसा लगता है, तो दूसरों से भी गलती हो सकती है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हम एक भिंडी की बात करते हैं, भिंडी सब्जी बनाते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, जिसको ओखरा शायद बोलते हैं। तो जब हम उसको काटते हैं तो हम इतने अवेयरनेस से, जागरूकता से काटते हैं कि उसमें कोई कीड़ा ना आए और धीरे धीरे हम उसको काटते हैं। और जहाँ पे आपने देखा होगा, खासकर इंडियन कल्चर में ये होता है कि छोटा सा जहाँ पे कोई होल या कहीं पे कीड़ा लगा होता है, कभी बहुत रेयर होता है कि कोई उस पूरी भिंडी को फेंक दे, या फिर हम क्या करते हैं, उतना वो चीज़ जहाँ पे कीड़ा लगा उसको काट देते हैं और फिर पूरी भिंडी को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे रिश्ते होने चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई छोटी सी कमी है या फ्लॉ दिखता है तो हम उसको फेंक थोड़ा ना देंगे रिश्ते से। हमें उसको संभाल के रखना है कि ठीक है, ये तुमसे गलती हुई है या ये तुम्हारी फ्लॉ है, इस पे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सही भी है चीज़ें, जो इतनी सस्ती है भिंडी, हम उसको नहीं फेंकते हैं, पर जो इंसान, जो एक पार्टनर आपका कितना वैल्यूएबल है, कितना प्रेशियस है, जिसके साथ आप ग्रो करने वाले हो, इतना कुछ सीखने वाले हो, तो हम उसको एक छोटी सी गलती में क्यों फेंक देते हैं या क्यों ब्रेकअप में चले जाते हैं कि उसने ये मेरी नीड पूरी नहीं करी, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो हम अगर रिश्ते को ऐसे देखने लगे, अपने आप को समझने लगे, तो मैं कहूँगी उसमें हम फिर ये एक सेकेंडरी चीज़ आ जाएगा, सेक्स की बातें करना या इंटीमेसी की बातें करना। बट इमोशनल बॉन्ड, मैं कहूँगी इंटेलेक्चुअल बॉन्ड और स्पिरिचुअल बॉन्ड सबसे डीपेस्ट है और यही लॉन्ग टर्म में चलता है। तो इस पे अगर हम फोकस रखेंगे तो अपने आप ये नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, जो हमारी एक बॉडी की नीड है ये, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो उसमें ज़्यादा हमें फस बनाने की या उस पे ही फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पर अगर हम इन सारी चीज़ों पर अगर ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं जी, उसके बाद भी अगर हमारे रिश्ते में दिक्कत आ रही है तो फिर हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? जी, तो देखिए कि पहले जैसे मैंने बोला कि अब स्कूल की अगर हम बात करें कि हमारे टाइम में तो कोई भी ऐसे कोच नहीं होते थे स्कूल में जो काउंसलिंग करते थे आपकी या आपके बारे में, जीवन के बारे में जानते थे। पहले हमने पढ़ाई ऐसे ही कर ली। आई एम श्योर आपने भी, आपके स्कूल में भी कोई कोच नहीं होता था, पर अब बहुत मैंडेटरी हो गया स्कूल में कि कोच होना। और क्यों कोच होना? क्योंकि क्या ऐसा कोच करते हैं जो एक पेरेंट नहीं करते? तो क्या डिफरेंस है एक पेरेंट और कोच के बीच में? क्योंकि जो कोच होते हैं वो क्या होते हैं, एक निष्पक्ष अपने तरीके से उनकी बातें सुनते हैं, कोई जजमेंट नहीं रखते, और वो इमोशनल होकर भी नहीं, वो प्रैक्टिकल होकर चीजें, हाँ, बड़े न्यूट्रल होके उन चीज़ों को समझते हैं और बात करते हैं।
तो ऐसे ही क्योंकि पेरेंट कहीं ना कहीं बड़े नॉन जजमेंटल हो जाते हैं और क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं तो हमेशा उनकी धारणा बन जाती है आपके प्रति कि आप तो ऐसे ही बिहेव करोगे या आप तो ऐसे ही गलतियां करोगे। तो अगर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो निष्पक्ष हो। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, जो आपकी बातों को आराम से सुनता है पहले अच्छे से और फिर राय देता है, या कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। अगर वो निष्पक्ष तरीके से नहीं सुन रहे तो फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकोथेरेपिस्ट है या कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट है ना, कोच है। तो आप उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम को पूरे ओपनली इसको बात कर सकते हो। बट अभी क्या हो गया है कि अब तो वैसे बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर कोई जन साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो हमें लगता है कि कोई बीमारी है ना, कि जिसको ये शेयर ये एक्चुअली फिजिकल इलनेस इज एक्सेप्टेबल, मेंटल इलनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब ये आ गया, अवेयरनेस आने लग गई है, हमारी मानसिक स्थिति को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी फिजिकल को। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता उसके एक्सपर्ट क्या होना चाहिए, या और उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हो। बिल्कुल। कभी क्या होता है, क्योंकि रिश्ते को या उस पर्सन को मैंने बहुत इतने करीब रखा है, आप सोचिए कोई चीज इतने पास होगी तो आप कोई उसमें चीज नहीं देख पाओगे कि मेरे अंदर क्या है जो ठीक करने की जरूरत है। तो तीसरा पर्सन आता है जो थोड़ा सा उस चीज को दूर से आपको दिखाता है, कि ताकि आप क्लियरली देख पाओ कि मुझ में क्या है ऐसा जो सुधार करने की जरूरत है। तो वो एक साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है वो सहायता करते हैं इस चीज को दिखाने में, क्योंकि अब जीवन या लोग आपके इतने अटैच्ड हो आप उससे, तो आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है या कहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो वो आपको एक दिशा दिखाते हैं कि जहाँ पे आप काम कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। तो आप किसी भी उनकी मदद ले सकते हैं अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। और आखिर में मैं बस आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टिक पाते हैं? जी, कोई इसमें थंब रूल नहीं है कि इतने समय में रह पाएंगे या इतने समय में वापस आ जाना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। देखिए, जो जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी कि अगर सच्चा प्रेम है, जहाँ पे फ्रीडम है, जहाँ पे किसी को बांधा नहीं जाता, उसको सपोर्ट किया जाता, अगर आप ये चीज़ें देखेंगे तो फिर बिल्कुल इसका आप लॉन्ग जितना मर्जी डिस्टेंस हो आप रह सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं, मैं ये कहूँगी। तो कोई थंब रूल नहीं है कि मेरे लिए हिसाब से तो कि इसको इतने टर्म में ये पूरा होना चाहिए या 3 साल में इसको बस हमें एक साथ हो जाना चाहिए। या अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, अगर वहाँ से एग्जाम्पल लें, तो हमारी इंस्पिरेशन हमें आती है श्री राम और माता सीता का उदाहरण देखें अगर हम, या लक्ष्मण और उर्मिला का उदाहरण देखें, तो दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, पर फिर भी उनके अंदर वो विश्वास था, वो सरेंडर भाव था कि नहीं, चाहे हम दूर भी हैं पर हम विश्वास है कि हम एक होंगे, और दूरियां हमारे दिल को दूर नहीं करती और करीब लेकर आती हैं। तो उस भाव से अगर हम करेंगे तो हम जितना भी देर लगे, हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। थैंक यू सो मच शुभांगी जी। आपने आज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर जितनी भी जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी है, मैं आशा करती हूं कि अब जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में लोग रह रहे होंगे वो इस लॉन्ग डिस्टेंस को लॉन्ग टर्म रिलेशन ही समझेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते को निभाना आसान नहीं होता, चाहे वो रिश्ता करीब का हो या दूर का। खासकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो आपके धैर्य, आपके प्यार और आपके एक मजबूत इंसान होने की परीक्षा लेता है। पर आप अपने प्रेम, अपने विश्वास और अपने समर्पण से इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप ज़रूर बना सकते हैं। वो कहते हैं ना, सच्ची मोहब्बत के आगे दूरियां भी हार जाती है, सच्ची मोहब्बत के आगे दूरियां भी हार जाती है, तन की दूरियां कभी भी मन को दूर नहीं कर पाती है। इसी पे आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।